हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब पूरी यानी कि साफ साफ तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस भी एग्जाम को लीजिए, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो क्या है आज की टॉपिक में, यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना। पिछले अभिक्रिया में हमने देखा था अभिक्रिया की कोटि क्या होता है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी अंतर क्या होता है। इसको भैया पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो कि उससे अगली टॉपिक है, ये आज आपका 11वां लेक्चर है। इसके पहले केमिकल काइनेटिक्स का यानी रासायनिक बलगतिकी का हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिया, यानी कर चुका अपलोड हमने कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिए, उसको सीन कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको डाउट हो रहा है, इसको हमको हमारा डाउट जो है कि सॉल्व करिए। तो आपका डाउट जो है कि जरूर से जरूर सॉल्व किया जाएगा, चाहे जिस भी माध्यम से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसी के साथ चलिए हम लोग ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, इस पे आप लोग चिन्ह लगा लीजिए और इस पे हम लगा भी दे रहे हैं। ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम के लिए ले लीजिए, चाहे आप नीट के लिए लीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लीजिए जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया या फिर आपका रसायन विज्ञान पूछा जाता है, वो आपका क्या है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, कितनी होगी, शून्य होगी। क्योंकि बोल दिया अभिक्रिया की कोटि में, यानी कि आपका हेडिंग में ही बोला गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोला भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी जिसमें n का मान क्या हो, n का मान क्या हो, 0 हो, n का मान क्या हो, 0 हो। n मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। यह मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल देते हैं। अगर आपको कोटि अभिक्रिया की नहीं निकालनी आती है या फिर यानी कि आणविकता अभिक्रिया की नहीं निकालनी आती है, तो आप पिछला क्लास हमारा देख लीजिए। आप लोगों का जो भी डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये क्लास आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें भैया क्या होगा, n का मान क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा। n का मान क्या होगा, 0 होगा, या फिर अल्फा और प्लस बीटा का जो मान होगा भैया वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता दें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो इसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे और इसका समाकलित वेग समीकरण भी। इस देखिए, जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से ही पूछा जाता है। बात समझ में आ गई है। तो पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के डिफिनीशन के बारे में बताएं, इसका फार्मूला बताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समाकलित वेग समीकरण क्या होता है और इसके अर्ध आयुकाल की गणना, यानी अर्ध आयुकाल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, सभी चीजें हम लोग इस क्लास में जो कि कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी परिभाषा आपको लिखा दें। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं की, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य घात के समानुपाती होती है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या है, डिफिनीशन हमने क्या लिखा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के
शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है, आपका ए है, क्या है, ए है, यह आपका पी में कन्वर्ट हो रहा है। अब पी आपका क्या है, कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है, कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता है। इसमें तो प्रोडक्ट से हमको कुछ नहीं लेना देना है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा उससे कुछ नहीं मतलब है, हमको केवल रिएक्टेंट से लेना है। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या भैया, ए है। तो परिभाषा में क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता कैसे निकाला जाता है, आयन के अभिकारक के अणुओं का वेग कैसे निकाला जाता है, आपने अगर हमारा क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और ये क्या होता है, रिएक्टेंट है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, यानी कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, dt। क्या बोल रहे हैं परिभाषा, यह समानुपाती होगा किसके, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती, यानी कि शून्य घात के समानुपाती, यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt जो होगा वो क्या मिलेगा भैया यहाँ पे आपका, यानी कि शून्य घात के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं, क्या मिलेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए की पावर 0 इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की या फिर कोई भी हो, अल्फाबेट हो चाहे जो मर्जी वो हो, उसकी पावर अगर 0 है उसका मान क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। जहां पे के जो है वो क्या है, जहां पे के जो है वो क्या है, के जो है समानुपाती स्थिरांक है, जिसको यहां पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का स्थिरांक बोलेंगे। जहां के बराबर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये है। इसको हम देखिए थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के इंटू मिल जाएगा आपका dt। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर। ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इक्वल टू क्या मिलेगा, के, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के इंटू dt। अब इसको हमको क्या करना है, समाकलित वेग समीकरण निकालना है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट आपका होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, यानी कि समाकलित वेग समीकरण जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम इसका समाकलित वेग समीकरण निकालें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही सब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका समाकलित वेग समीकरण निकालें। चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमने अभी यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बनाया था, समीकरण नंबर 1 निकाला था। इसमें अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 का दोनों पक्षों का आपको समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अब यहाँ पे देखिए यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। पूरा हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। बहुत सारे बुकों में या फिर बहुत सारे यानी कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक जो कि डायरेक्ट लिखा देते हैं समाकलित वेग समीकरण, नहीं, हम लोग यहाँ पे निकालना सीखेंगे, कैसे आप इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे आप निकाल करके इसका फार्मूला लेके आएंगे, ये सब जो है कि हम पूरा डिटेल से इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग बस केवल ध्यान से देखिएगा इसको, आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप जो भी समस्या होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी समस्या इसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं भाई। जो भी गुणा भाग होता है, गुणा भाग भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ताकि आप लोग, क्योंकि देखिए हमारे लिए सभी बच्चे एक बराबर, यानी कि हमारे लिए सभी बच्चे एक बराबर। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि
ये हम समझते हैं कि सब कुछ बच्चे जो है कि बहुत ज़्यादा तेज हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कि कमज़ोर हैं। कुछ बच्चों को एक बार बताने पे आ जाता है, कुछ बच्चों को 2 बार बताने पे आता है, 4 बार बताने पे आता है। तो सभी बच्चों को हमको साथ साथ लेके चलना होता है, ठीक ना। इसीलिए अगर आपको गुणा भाग आता है तो भैया आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लिया करिए, अन्यथा हम उन सभी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं जिन बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता, हम उन लोगों के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग भी यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या भैया, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन, यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। तो क्या मिलेगा जब हम लोग समाकलन करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, ये समाकलन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। ये आपका किसका चिन्ह है, समाकलन। ये जो मोछियावा चिन्ह है ये आपको मोछ दिख रही है, रावण की मोछ दिख रही है, बात समझ में आ गई ना। या फिर आपके गांव में जो दादा है उस दादा की मोछ दिख रही है, लेकिन ये मोछ नहीं है, इसी मोछ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका समाकलन है। ये समाकलन का साइन है, समाकलन का चिन्ह होता है। और ये जो आपका क्या है डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अवकलन का चिन्ह है। मैथ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अवकलन और समाकलन क्या होता है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें, ये आपका क्या है समाकलन का चिन्ह है, जबकि यहाँ पे जो डी है ये आपका क्या है अवकलन का साइन है, अवकलन का यहाँ पे चिन्ह। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा देखने को मिले, अवकलन और समाकलन अगर साथ में देखने को मिल जाए तो सीधा सीधा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते थे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने के पश्चात एक कांस्टेंट पद हम अपने से जोड़ते हैं। चाहे आप अपना नाम ही लिख सकते हैं, आपका नाम जैसे मान लीजिए यस से है तो आप यस भी लिख सकते हैं, ए से है तो आप ए भी लिख सकते हैं, बी से है तो बी से भी लिख सकते हैं, पप्पू है तो आप पी से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, मतलब कि आप अपना नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, चाहे कांस्टेंट पद एक जोड़ सकते हैं, चाहे जो भी आप जोड़ना चाहे उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा के, और यहाँ पे देखिए ये अवकलन और समाकलन एक दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल टी बचेगा, के इंटू टी बचेगा, और हम लोग एक कांस्टेंट पद यहाँ पे अपने से जोड़ेंगे जो कि यहाँ पे क्या भैया सी। सी मतलब चाइल्ड, आप लोग बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे सी जोड़ दिए, कितना बढ़िया हो गया। सी मतलब कैट नहीं, बच्ची अगर देख रहे तो बिल्ली नहीं, बात समझ आ गई ना। तो ये आपका है सी, कोई भी कांस्टेंट पद भैया आप अपने से जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमने सी जोड़ा है तो आप सी ही जोड़िए, कुछ भी आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, जो कि क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। हम बता दे रहे हैं जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, ठीक। जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको सी का मान चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें कांस्टेंट पद की वैल्यू नहीं दी रहती है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट पद की वैल्यू निकालना है। समाकलन करते समय एक कांस्टेंट पद जो हमने जोड़ा है उस कांस्टेंट पद की हमको वैल्यू निकालनी होती है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो पहले आप एक काम करिए, यहां तक इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आपका अब यहाँ पे समाकलन यानी कि जो कांस्टेंट पद है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आपको जाना होगा t बराबर 0 पर। कहां पे जाना होगा, t बराबर 0 पर, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में t बराबर 0 तथा कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर A0 रखने पर, यानी कि देखिए क्या किया जा रहा है इसमें, समीकरण 2 में आपको t की वैल्यू क्या रख देनी है, 0। यानी कि जब हमको क्या करना है, कांस्टेंट पद की वैल्यू इसी में नहीं सब में भी, चाहे आप प्रथम कोटि की क्रिया में निकालें वहां पे आपको बताया भी जाएगा, तो चाहे जिसमें भी अगर आप निकालें कांस्टेंट पद की वैल्यू तो हमेशा t बराबर क्या जाएंगे, 0 जाएंगे। और जब t बराबर 0 था तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए था इसको हमने क्या मान लिया है, A0 मान लिया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए 0। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें उठा करके पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ
ए इक्वल टू के इंटू टी और प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे आपको यानी कि सॉरी एक मिनट, हमको यहाँ पे क्या करना था, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर ए जीरो रख देना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो हो जाएगा इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ले लिए थे, हो जाएगा जीरो और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा सी, यानी कि भैया यहाँ से जो आपको सी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करिए, यहां से जो सी की वैल्यू मिली है उसको उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या रखें, यानी कि यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 से सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक मिनट देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है अभी एक ही स्टेप आ जाएगा तो रख दीजिए। तो क्या मिलेगा यहां से भैया आपको, ये मिल जाएगा आपको, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, यानी कि माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए ये बराबर है यहाँ पे के, क्या हो जाएगा के इंटू टी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये क्या है टी है, जरा इसको समझिएगा, ये आपका क्या है टी है और यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। बात समझ में आ गई ना, यहां तक हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, के टी की वैल्यू निकालना है। अब इधर देखिए तो क्या हो जाएगा, आप इसको जो है कि इधर पक्षांतर कर दीजिए, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो है ही, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा के। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज एक स्टेप हम ये जो स्टेप हमने लिखा है इसको एक बार फिर से आपको समझा दें। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, सी बराबर हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया है। समीकरण 3 से सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान जो यानी कि समीकरण 3 में हमने निकाला है उसको ले जाकर भैया हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे केटी और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा सी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, देखिए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो हो जाएगा। अब क्या किए हैं, इसको अभी इधर पक्षांतर कर दिए हैं, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को हम पहले लिख दिए हैं, हो जाएगा ए जीरो और माइनस यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए तो है ही, इक्वल टू इधर क्या बचेगा केवल केटी बचेगा। इसको कर दीजिए अगला समीकरण नंबर 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए समीकरण नंबर 4। तो पहले आप एक काम करिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता दें, तब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। हो गया ओके, ये एक लाइन पहले हम लोग मिटाएंगे, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने शुरू में एक अभिक्रिया लिया था, क्या अभिक्रिया लिया था आपका, ए था या कन्वर्ट हो रहा था किसमें, प्रोडक्ट में, इसमें कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में या कन्वर्ट हो रहा था। बात समझ में आ गई ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो मान लिया जा रहा है ये जो a है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, स्मॉल a है, तो इस प्रोडक्ट की कितनी रही होगी, 0 होगी, क्या होगी 0 होगी, क्योंकि भाई t बराबर 0 का क्या मतलब है, हमने अभिक्रिया शुरू नहीं किया है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं किए हैं क्या यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का मान क्या होगा 0 होगा, तो हमने मान लिया था जो ए है इसकी कुछ न कुछ सांद्रता रही होगी पहले, तो क्या सांद्रता रही होगी उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, तब जब t बराबर 0 था। अब जहां यहाँ पे t बराबर t है कि t बराबर t पर, मतलब कि कुछ समय पश्चात हमने अब यहाँ पे क्या कर दिया भैया, अभिक्रिया शुरू कर दिया है। जब अभिक्रिया हमने शुरू कर दिया है तो ये बताइए ये p कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा, बिल्कुल भाई बना होगा। जब अभिक्रिया हम स्टार्ट कर दिए हैं, अभिक्रिया हम शुरू कर दिए हैं, तो p का मान क्या होगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। कितना बनेगा, मान लीजिए इसकी सांद्रता बढ़कर के कितनी हो जाएगी, यक्स, तो इसकी सांद्रता में कमी होगी, कितनी कमी होगी, जितनी इसमें वृद्धि होगी, जितनी इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी उतनी इसकी सांद्रता में कमी होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले a था अब इसकी सांद्रता में यक्स की कमी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा a माइनस यक्स हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप पूरी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, सोनी कोटि की अभिक्रिया नहीं समझ पाएंगे। फिर से एक बार इसको समझिए,
क्या किया गया है, देखिए जब t बराबर 0 था इसकी सांद्रता को कितना मान लिया गया है, स्मॉल a मान लिया गया है, और इसकी सांद्रता कितनी होगी भैया, 0 होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब t बराबर t था मतलब कुछ समय पश्चात हमने अभिक्रिया को क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। जब अभिक्रिया को शुरू कर दिया है तो t बराबर t पर इसकी सांद्रता कुछ न कुछ हो गई होगी, क्योंकि या कुछ न कुछ फॉर्म हो गया होगा या कुछ न कुछ बन गया होगा। कितनी बन गई है, मान लीजिए x बन गई है, यानी इसकी सांद्रता मान लीजिए x हो गई। इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, जितनी इसमें वृद्धि होगी उतने उसमें कमी होगी, क्योंकि भाई इसी को मिलाकर तो ये बनता है, जितना इसमें कमी होती है उतना इसमें वृद्धि होती है। इसमें कितनी की वृद्धि हुई है, x की, इसमें कितनी की कमी होगी, x की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने जो a0 है ये कब माना था, जब t बराबर 0 था। जब t बराबर 0 था तो हमने a की कंसंट्रेशन कितना मान लिया था, a0 मान लिया था। तो t बराबर 0 पर देख लीजिए कंसंट्रेशन कितना है, इसकी क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल a हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a। कंसंट्रेशन ऑफ a मतलब ये t बराबर t पर है, मतलब जब अभिक्रिया शुरू हो गई है, जब अभिक्रिया शुरू हो गई है भैया, तो यहाँ पे t बराबर t पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस x है, तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस x बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, k इंटू। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, ये क्या है, a0 की सांद्रता कब की है, जब t बराबर 0 था। जब t बराबर 0 था, देखिए यहाँ पे अभी हमने लिखा भी था, यहाँ पे हमने लिखा भी था, देखिए जब t बराबर 0 रहेगा तो a की जो सांद्रता है वो कितना मान लिया गया था, a0 मान लिया गया था। यहाँ पे था ना, यानी कि जब t बराबर क्या रहेगा, t बराबर 0 रहेगा, यानी कि समीकरण 2 में t बराबर 0 तथा a बराबर कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर a0 यहाँ पे रखने पर, तो रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये t बराबर t पर है, मतलब कुछ समय पश्चात इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, a माइनस x। आप कोष्टक तोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, a माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, अब देखिए माइनस a प्लस a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, k t। हमको यहाँ से क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखिए हमको साम्य स्थिरांक यानी कि जो आपका समाकलित वेग समीकरण, इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, x अपॉन। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे समीकरण नंबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 को ही क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। समीकरण 5 को ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। ठीक, यानी कि जो समीकरण नंबर 5 है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम आगे आपको देखते हैं अर्धायुकाल, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया में अगर आपको अर्धायुकाल मतलब आधे समय में पूछा जाए अभिक्रिया का यहाँ पे जो दर है वो कितना आएगा या फिर क्या होगा, इसको अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान कैसे निकाला जाएगा, यानी अर्धायुकाल की अगर आपको गणना करनी होगी तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने यहाँ पे अभी लिखा था उसका हम लोग उपयोग करेंगे, उसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे क्या होगा देखिए जरा, यहाँ पे समझिए। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था, कोई रिएक्शन हमने लिखा था, ए था या किस में कन्वर्ट हो रहा था, पी में कन्वर्ट हो रहा था। इधर हम लिखें क्या था, ए था या आपका पी में कन्वर्ट हो रहा था या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। प्रोडक्ट क्या है उससे हमसे नहीं मतलब है। जब t बराबर 0 था इसकी कंसंट्रेशन हमने a मान लिया था, इसकी कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया था, 0 था यहाँ पे। जब t बराबर t था मतलब कुछ समय पश्चात इसकी कंसंट्रेशन a माइनस x हो गई थी और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी, x हो गई। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है, अर्ध आयुकाल मतलब आधे समय में, क्या बोला जा रहा है, आधे समय में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए
समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, ये अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना, अर्ध आयुकाल मतलब आधे समय में आपको कितनी कंसंट्रेशन यानी कि के का मान क्या होगा, ये अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। या फिर टी हाफ मतलब आधे समय में जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो क्या निकलेगा आधे समय में, आधे समय के लिए मतलब टी बराबर हम लोग को क्या करना है, मतलब कि टी बराबर हम लोग को टी बाई यानी कि टी हाफ रखना है। टी बराबर क्या रखना है, टी हाफ। कहीं कहीं पे टी हाफ लिखा रहता है, कहीं कहीं पे टी 0.5 लिखा रहता है। 0.5 मानी एक यानी कि एक में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 0.5 ही आएगा। तो टी बराबर क्या रखेंगे, टी हाफ। जब टी बराबर देखिए आधा होगा तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स क्या होगा, एक आधा होगा कि नहीं होगा भैया। जब यहाँ पे टी बराबर हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, टी बराबर जब हम लोग आधा कर रहे हैं तो यक्स होगा जो, वो भी तो आधा बना होगा। टी बराबर जब आधा होगा तो यक्स बराबर क्या होगा, वो भी तो आधा बना होगा। मतलब कि यक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, किसका आधा होगा, ए का आधा होगा, यानी क्या हो जाएगा ए बाई। यानी कि ये जो आपका समीकरण नंबर 5 है उसमें हम लोग को क्या करना है, टी बराबर टी हाफ रखना है तथा यक्स बराबर क्या रखना है, ए बाई 2 रखना है। यहाँ पे जो मिलेगा वही क्या होगा, हाफ यानी कि अर्ध आयुकाल होगा। क्या होगा, इसको जरा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 5 में टी बराबर टी हाफ तथा यक्स बराबर ए बाई 2 रखने तो रख दीजिए। क्या मिलेगा यहाँ पे, k इक्वल टू यक्स इक्वल टू क्या रखना है, a अपान 2, तो क्या हो जाएगा a अपान 2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा t के स्थान पर t हाफ रखना है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कि नहीं तो एक काम करिए, पहले इसको पलट दीजिए आप। इसको जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि k इक्वल टू a अपान 2 इंटू टी हाफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या मिलेगा, k इंटू यहाँ पे मिलेगा 2 टी हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा a, या फिर यहाँ पे हमको टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, टी हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे a अपान 2k। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल। यानी कि अगर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करना है, अर्ध आयुकाल का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा टी हाफ बराबर क्या मिलेगा, a अपान 2k मिल जाएगा। ठीक है, ये है अर्ध आयुकाल, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखें और इसका मात्रा कैसे निकाला जाएगा ये भी हम आपकी आज की क्लास में बताने वाले हैं। हालांकि इसके पहले जो है कि हम बता भी दिए हैं, लेकिन हम इसमें भी आपको बताएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलें। चलिए देखिए, अब हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका पहला क्या है, देखिए क्या है, CH3COCH3 प्लस Br2, यानी कि CH3CO प्लस Br2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन है। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग Br2 से कराते हैं यानी ब्रोमीन से कराते हैं, ये आपका बन जाता है CH3COCH2Br, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे एक ब्रोमीन के साथ निकल जाता है और आपका SBr बना लेता है। और आपका ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या है, H2 प्लस Cl2 HNO की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, आपका 2HCl बनता है। ये भी आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद ये भी आपका NH3 जैसे अमोनिया है, ये आपका प्लेटिनम की उपस्थिति में जब N2 और H2 का फॉर्मेशन करता है तो ये आपका क्या है, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद ये का आपका एग्जांपल 2HI है, ये आपका गोल्ड की उपस्थिति में सोना की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो आपका H2 और I2 का फॉर्मेशन करता है। ये भी क्या है, आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें जो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता होगी वो शून्य घात के समानुपाती होगी। यानी कि इसमें जो अभिक्रिया की कोटि होगी अर्थात जो n का मान होगा अर्थात जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए ये कैसी यानी कि कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आपको बताएं। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका मात्रक क्या है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगले क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक।
मात्रक निकालने के लिए भैया हमने एक फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? मोल, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको समझ यानी कि पता होगा क्या होता है कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू यहां पे होता है सेकंड इनवर्स। ये यानी कि निकालने के लिए फार्मूला होता है k बराबर, ये k बराबर फार्मूला होता है। यानी कि आपको जो साम्य स्थिरांक k है इसका मात्रक यानी कि इसका मात्रक निकालने के लिए फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू क्या होता है सेकंड इनवर्स। जहां पे n जो होती है वो क्या होती है? n बराबर क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक, अब बताइए हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है तो n का मान इसमें कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पे शून्य रख दीजिए तो क्या मिलेगा? k का मात्रक बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे भैया? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेकंड इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, 1 माइनस 0 यानी कि 1 मिलेगा। जो k का मात्रक मिल जाएगा भैया वो मिल जाएगा यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्लास में जो कि देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया पर जो न्यूमेरिकल होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये सब जो कि हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसको पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आपका क्या आएगा हम यहाँ पे बता भी दे रहे हैं कि आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया पर पूछा जाता है, कैसे उसको न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब जो है कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी आपकी इंस्टाग्राम आईडी है या फिर आपका फेसबुक है या फिर आपका व्हाट्सएप है उस पर स्टेटस लगा दीजिए कि आपका ये जो चैनल का नाम यानी कि जो चैनल है इस वीडियो को आप वहां पे लिंक कॉपी करके स्टेटस लगा दीजिए, ताकि जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है कि आसानी से एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री का आनंद उठा यानी कि आनंद ले पाए और केमिस्ट्री अपना जो है कि बेसिक जो है कि स्ट्रॉन्ग कर पाए और बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें बढ़िया से बढ़िया नंबर ला पाए और बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।